हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूँ साइंस की इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आज हम कवर करेंगे 9th क्लास का फिजिक्स। फिजिक्स में रहेगा ग्रेविटेशन, जिसको हम चैप्टर 10 बोलते हैं। आज बेटा हम उसका बेसिक सीखेंगे। चलिए आइए साथ में। ग्रेविटेशन चैप्टर बेटा, ग्रेविटेशन में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास में, उन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेंगे और उन ऑब्जर्वेशंस के साथ में कुछ सर्टेन फिनोमेना है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, यानी इस पर्टिकुलर एक मॉड्यूल में और चैप्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट रहा है इसके पीछे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे बेटा, आइए आप यहां देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये बॉडीज हैं, ये टुवर्ड्स दी अर्थ। मतलब अगर हम देखें तो जब ये पैरा जंप करते हैं तो पैरा जंप करने के बाद में ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। आगे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, देखिए, व्हाई दे आर रेसिंग टुवर्ड्स दी अर्थ, ये अर्थ की तरफ क्यों भाग रहे हैं, रीजन क्या है, ग्रेविटी। आगे देखिए और चीजें, यहां पर स्किपिंग हो रही है। स्किपिंग के अंदर में अब ये गुड़िया, ये जो बच्चा है यहां पर दिख रहा है, कैन यू इमेजिन स्किपिंग विदाउट ग्रेविटी, क्या आप बिना ग्रेविटी के इसको इमेजिन कर सकते हैं? इम्पॉसिबल सा है। अगर और भी कुछ ऑब्जर्वेशन आप देखें, क्या आप पानी पी सकते हैं बिना बॉटल को ऊपर किए? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो ये जो इमेजिनेशन, मतलब ये जो एक्टिविटीज हैं, क्या आप इनमें से किसी भी एक्टिविटी को आप, जो मैं एक एक्सेप्शन लगा रहा हूं कि पानी को बॉटल को ऊपर करे बिना पीना, या आप जब ऊपर से कूदे तो आप नीचे ना आए, आप ऊपर के ऊपर रहे, या फिर आप स्किपिंग जब करें तो आप नीचे ना आए, विदाउट ग्रेविटी स्किपिंग पॉसिबल है क्या? तो इन सब फिनोमेना के अंदर में कुछ कुछ मैं एक्सेप्शन लगा रहा हूं, क्या इनके बिना ये सब चीजें पॉसिबल है? नहीं, कहीं ना कुछ एक अट्रैक्शन है जो इनको नीचे की तरफ खींच रहा है। आप देखेंगे तो अट्रैक्शन नीचे की तरफ जो खींच रहा है, अब यहां पर मैं और आगे डिटेल्स में बताता चलता हूं। स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, इवन अ सिंपल टास्क लाइक ड्रिंकिंग वाटर वुड बिकम डिफिकल्ट विदाउट ग्रेविटी। विदाउट ग्रेविटी ये पानी तक पीना, ये भी क्या है, इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। अब हम और ग्रेविटी के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। ये ग्रेविटी को डिस्कवर कैसे किया गया था, यहां पर ग्रेविटी को डिस्कवर कैसे किया गया था, वैसे जो नॉर्मल कहानी है वो आप सभी ने पढ़ी हुई है, और कहीं ना कहीं उसी को मैं यहां पर भी क्या करूंगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा आप लोगों के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज के लिए। वो कहानी क्या है, चलिए बेटा कहानी देखते हैं। कहानी क्या थी, न्यूटन साइंटिस्ट को आप जानते ही हैं। न्यूटन ने सर्टेन बहुत सारे लॉज हमारे फिजिक्स में उसको जानने में, सोचने में, समझने में काफ़ी हेल्प की है। तो कहावत वही है कि न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन कहाँ, एप्पल ट्री के नीचे है, न्यूटन वॉज रिलैक्सिंग अंडर एन एप्पल ट्री। फिर क्या हुआ, एप्पल ट्री के बाद में फिर क्या हुआ, ये फेल डाउन, न्यूटन के सर पर गिरा, नीचे की तरफ आ गया। मतलब प्रचलन है ये कहानी, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट राइज करके देती है, एन एप्पल फेल ऑन न्यूटन। एप्पल ने क्या किया, गिरा किसके ऊपर, न्यूटन के ऊपर। उसके बाद में न्यूटन स्टार्टेड टू एनालाइज, अब न्यूटन ने एनालाइज करना, सोचना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई ये नीचे गिर रहा है, ये कैसे गिर रहा है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो क्या ऐसे कारण है कि जो इसको नीचे की तरफ ही ला रहे हैं। अगर ये टूटता है, अगर ये ऊंचाई पर टूट रहा है तो ऊपर ही क्यों नहीं जा रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है, क्या कारण है इसके नीचे आने का? ये नीचे ही आया, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, पर ये इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, ये बीच में भी नहीं रहा, ये नीचे ही आया। मतलब कुछ तो है जो लग रहा है। और न्यूटन ने यहां से क्या करना स्टार्ट कर दिया, एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट, अब देख रहे हैं आप, इमेजिनेशन आया फोर्स का। आगे आगे चलेंगे, ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन ने क्या किया, न्यूटन के सामने ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं, ग्रेविटी के बारे में और डिटेल में जानते हैं, चीजों को जानते हैं। न्यूटन thought further gravitational forces not just between the earth and apple. न्यूटन ने पहले, न्यूटन थॉट फर्दर, उसने सोचा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन द अर्थ एंड एन एप्पल। उसने ये भी सोचा था कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ अर्थ और एप्पल के बीच में नहीं लग रही है, सिर्फ एप्पल और अर्थ के बीच में नहीं लगती है। यहां पर आगे उसका ऑब्जर्वेशन क्या था वो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स
बिटवीन एनी टू बॉडीज, उसने ये थॉट किया, उसने ये ऑब्जर्व करके निकाला अपनी जो उसने एनालाइज किया था, यानी चीज़ों को जो उसने सोचा था, समझा था, ऑब्जर्वेशन से उसने निकाला कि सिर्फ एप्पल जो उसके सर पे गिरा था वही पृथ्वी के बीच में ग्रेविटेशन नहीं बनाता। दो बॉडीज, किसी भी तरह की दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और फोर्स जो लगती है वो उन दोनों के बीच में अप्लाइड होती है। इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के हम बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी डिटेल आपको यहाँ दी जाएगी और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि उसने बताया कि एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, उसके बाद में दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ये किसने कहा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन की थीसिस के अकॉर्डिंग है। सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, जैसे कि उसने और भी एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स और आगे देखते हैं और ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग। एक पर्सन और एक कार, अब जब कार और एक कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है और जब वो दोनों उसके पास से कार गुजरती है तो अट्रैक्शन दोनों का आपस में रहता है, एक दूसरे पे रहता है। इसका अट्रैक्शन इस पर रहेगा, इसका अट्रैक्शन इस पर रहेगा। आगे और भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, वो देखते हैं। अब मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड एंड अ कार इज पासिंग बाय, तो वही इसने बताया यहाँ पर कि अट्रैक्शन रहेगा। आगे आगे देखेंगे, अट्रैक्शन के बाद यहां पर अगर अर्थ और मून की बात करते हैं तो अर्थ और मून का भी क्या रहेगा, आपस में अट्रैक्शन रहता है। ठीक है बच्चे, अट्रैक्शन के बाद और देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको ये बताया गया कि अर्थ और प्लैनेट्स या सन और ये आपस में प्लैनेट्स भी क्या रहते हैं, अट्रैक्शन में रहते हैं। तो इन शॉर्ट इतने सारे एग्जांपल दे दिए जिसके अंदर में ये भी एक बॉडी है, यहां पर ये भी एक बॉडी है, और ये बॉडीज क्या कर रही हैं, आपस में अट्रैक्शन कर रही हैं। ठीक है ना, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही हैं और ये फोर्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है ग्रेविटी से। आगे और इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस सर्कमस्टांस में फोर्स लगाती है और क्या इसका ऑब्जर्वेशन उसने पाया था, वो सब चीजें। आइए, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बस सिर्फ आपने दो चीजें जाननी है कि आपके पास में क्या होगा, ये दो बॉडीज होंगी बेटा, ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2। इसको हम लोग बोल देते हैं बॉडी ए और इसको बोल देते हैं बॉडी बी। इसका जो मास है बेटा, उस मास को बच्चों लोग बोल दिया जाता है m1 और इसके मास को हम बोल देते हैं m2। इसका एक सेंटर है, यहां पर इसका भी सेंटर है और इन दोनों के सेंटर के बीच में जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये सेंटर जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जो सेंटर है इसको R से इंडिकेट कर देते हैं। मास को m1 से m2 से इंडिकेट किया, डिस्टेंस को R से इंडिकेट किया। कहता है, अब यहां पर दो स्टेटमेंट है जो आपने ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि फोर्स, जो फोर्स होगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को क्या बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अनुपातिकता। ये क्या है, अनुपातिकता का क्या बोलेंगे, इसको चिन्ह बोलेंगे, अनुपातिकता का चिन्ह है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहां पर यहां पर इसका जो मतलब है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी समानुपात, अनुपातिकता का चिन्ह जिसको क्या बोलेंगे यहां पर, अभी इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला पॉइंट नंबर 1 है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज। बल जो है क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है m1 m2 के प्रोडक्ट के। फिर दूसरा है हमारे पास
फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका अब यहां मतलब इनवर्स हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम अनुपात में। व्युत्क्रम अनुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बट डिस्टेंस था ना इन दोनों के सेंटर के, क्या था, आर, और उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, पॉइंट 2 है। लॉ जो है ये दो बातें बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दोनों बॉडीज जो होती है, इन दोनों बॉडी के मासेस को हम क्या बोलते हैं, का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यानी अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। अगर यहाँ गुणा दो किया गया तो फोर्स भी गुणा दो हो जाएगी। अगर यहाँ एक और गुणा दो किया गया, इन दोनों को डबल डबल किया गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम। इसके डबल होने से डबल हो गई, फिर इसके डबल होने से डबल हो गई। अगर यहाँ डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यानी जो फैक्टर इस पे है वही फैक्टर इस पे रहता है। जब हम किसी भी चीज को साइन प्रोपोर्शनलिटी का लगाकर अपॉन में लिखते हैं तो इनवर्स कहलाता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। और जब हम विदाउट अपॉन में लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा जो फर्क पड़ता है वो सीधा सीधा पड़ता है। जिस प्रकार का यहाँ पड़ेगा उस प्रकार का यहाँ पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं कि 2 बॉडीज होती हैं। न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था, एनालाइज किया था चीज़ों को, बहुत सारे मल्टीपल फिनोमेनास को परफॉर्म करके देखा था, जिसको आपको हायर क्लास में, क्लास 11 में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, जिसके बारे में मैं यहाँ अभी डिटेल में बताकर चैप्टर को ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा बोर नहीं कर सकता। तो बेटा आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। दोनों बॉडी का मास, एक का मास m1, एक का मास m2, दोनों को क्या मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स जो वो दोनों एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। वही फोर्स जो एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है, और दूरी का अगर आप स्क्वायर करें तो उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप देखेंगे तो दोनों को अगर मैं दोनों कंडीशंस को मिला देता हूं तो आपको बनेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। और जब आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो F इक्वल्स टू G, और G के साथ आएगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन शॉर्ट अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि G की जो वैल्यू होती है वो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ये भी लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई मेजरमेंट भी होगा, कुछ वैल्यू भी होगी, बिल्कुल होगी जी। वो वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सर अब ये डिग्री है तो अब इसके ऐसा यूनिट भी होगी, कोई कांस्टेंट अगर वैल्यू है तो फिजिकल क्वांटिटीज में या किसी तो यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट भी होगी। हाँ बिल्कुल होगी। इसकी ऐसा यूनिट क्या कहलाएगी हमारे पास में, इसकी कहलाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट कहलाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगे उनमें आप जानकारी लेते रहेंगे। इसकी सीजीएस सिस्टम के बारे में, एसआई सिस्टम के बारे में, उनकी कैलकुलेशंस के बारे में, वो सब चीजें आपको आगे के मॉड्यूल्स में पढ़ाया जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको आगे चल के प्रेजेंट फॉर्म में अपडेट करके हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्व का सार्वत्रिक नियम। जहां पर यूनिवर्सल शब्द लग जाए किसी भी लॉ के साथ तो इसका मतलब कि वो हर तरह की ऑब्जेक्ट्स पे, हर तरह के पार्टिकल्स पे, हर तरह की कंडीशन के अंदर में एप्लीकेबल होता है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 पार्टिकल्स है तो शायद वहां भी लग सकता है। अगर ये पर्टिकुलर एक पेन है, इस पेन के अंदर में भी अगर कोई 2 पार्टिकल्स है तो वहां पर भी लग सकता है। और अगर 2 हेवनली बॉडीज है तो उन दोनों के बीच में भी लग सकता है।
और कंडीशन क्या होगी, ये इस पर अट्रैक्शन डालेगा, ये इस पर अट्रैक्शन डालेगा, और दोनों जब अट्रैक्शन डालते हैं तो दोनों के बीच में तीन पॉइंटों पर काम होगा। किस किस पर? दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पर, इसका मास और इसका मास। Force is directly proportional to the product of their masses, whereas the force is inversely proportional to the square of distance between their centers. ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये आपको समझ में आया होगा। इसकी एसआई यूनिट के बारे में आप ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू के बारे में आप ध्यान देंगे, ये किस किस फॉर्म में अप्लाई होता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे आप। और बेटा नेक्स्ट मॉड्यूल को पढ़ने से पहले इसको जरूर पढ़ना है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।